फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। इन्वायरमेंट एनालिसिस में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया है। ये पहला वर्ड जो है इन्वायरमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे इन्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि एनालिसिस किसे कहते हैं। एनालिसिस यानी विश्लेषण, किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी फैमिली का अगर हमको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे। तो इस तरह से एनालिसिस का मतलब ये होता है। आइए देखते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस इज ए स्ट्रेटेजिक टूल। यह एक तरह का व्यूह रचनात्मक टूल है। इट इज ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एलिमेंट। यह एक प्रक्रिया है। पहला तो ये स्ट्रेटेजिक टूल है, लेकिन यह एक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं सभी एक्सटर्नल और इंटरनल जितने एलिमेंट हैं या फैक्टर हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, जितने भी एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट हैं, उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ढूंढते हैं उनको। फिर क्या करते हैं, विच कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जो किनको ढूंढते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट जो बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, बिजनेस को प्रभावित करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं, संगठन को प्रभावित करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। द एनालिसिस हेल्प अलाइन स्ट्रेटेजी विद द फॉर्म इन्वायरमेंट। जो ये एनालिसिस होता है, जो विश्लेषण होता है, वो क्या करता है, एक स्ट्रेटेजी किसके साथ, विद द फॉर्म इन्वायरमेंट। ये हेल्प करता है स्ट्रेटेजी बनाने में, किसके साथ, फॉर्म या उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के पर्यावरण के साथ। तो इस तरह से हमने देखा कि जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस बिजनेस में उपस्थित एक्सटर्नल और इंटरनल एलिमेंट जितने भी एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य कारकों को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया जाता है। तो यह एक प्रक्रिया है क्या करने का, किसी भी संस्था के इम्प्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जो भी उस संस्था को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारक हैं, उनको आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट एनालिसिस कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस किस तरीके से हम करते हैं। तो वो सारे फैक्टर जो हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं। देखिए इन्वायरमेंट एनालिसिस को द मोस्ट यूज्ड डिटेल एनालिसिस, इस एनालिसिस को, इस इन्वायरमेंट पर्यावरणीय विश्लेषण को हम पेस्टल के थ्रू भी जान सकते हैं। पेस्टल एनालिसिस, इसको पेस्टल एनालिसिस भी कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं ये PESTLE, इसको आप लिख सकते हैं PESTEL। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं ये दिया रहता है, कहीं ये दिया रहता है, लेकिन दोनों सही है। अब हम देखते हैं कि स्पेशल एनालिसिस में इसको डिनोट किससे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चलिए देखिए P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर, P फॉर पॉलिटिकल फैक्टर यानी राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का एनालिसिस करेंगे। इसमें राजनीतिक कारक कौन कौन से होते हैं। राजनीतिक कारक हो सकते हैं जैसे इंडिया की गवर्नमेंट हर 5 साल में बदलती है, तो कई सारी चीजें बदलती है, जैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज टैक्सेस, टैक्स में इंक्रीज और टैक्स में बढ़ोतरी और घटोतरी होती रहती है। तो इस तरह से ब्यूरोक्रेसी, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट हैं या कई सारे देश ऐसे हैं जहां ब्यूरोक्रेसी है, तो नौकरशाही प्रथा, तो वहां का रूल रेगुलेशन कुछ और होगा जो बिजनेस को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ये पॉलिटिकल फैक्टर है, राजनीतिक फैक्टर जो प्रभावित कर रहा है बिजनेस को। जैसे वहां करप्शन, कहीं अगर कोई देश है या कोई जगह है, कोई राज्य है जहां करप्शन होता है, तो इस तरह से ये फैक्टर हैं जो, जैसे पॉलिटिक्स में जो भी राजनेता है वहां के बिजनेस में वहां के मैनेजमेंट का या एम्प्लॉइयों का करप्शन कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर है जो क्या कर रहा है, बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट लॉ, जैसे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग एम्प्लॉयमेंट लॉ बना दिया जाए कि या इस राज्य के एम्प्लॉय इतने टाइम तक काम करेंगे, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करेंगे, या किसी भी वजह से हो सकता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर क्या कर रहा है, बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर कमियां कहाँ से हैं जो जिससे हमारा बिजनेस
सही रूप में या जैसे पॉजिटिव या निगेटिव किस तरह से प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या होता है? इकोनॉमिक फैक्टर यानी आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में डिमांड एंड सप्लाई, किस तरह का डिमांड है, किस तरह का सप्लाई है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है या रिसेशन है। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक फैक्टर में इन चीजों का स्टडी करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, रिसेशन के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर का एनालिसिस करते टाइम। नेक्स्ट है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में जैसे सोशल फैक्टर, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, कस्टमर है, वो सब समाज में रहते हैं, वो क्या है, सोसाइटी के ही एक पार्ट है। तो उस सोशल फैक्टर में उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका बाइंग हैबिट्स क्या है, मतलब कितना खरीदने की आदत है उनको, ठीक, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, उनका हेल्थ कॉन्शियस क्या है, मतलब वो हेल्थ कॉन्शियस क्या है, ठीक, फैमिली साइज उनका क्या है, मतलब सोशल फैक्टर में आएंगे कि उस समाज में रहने वाले लोगों में फैमिली साइज क्या है, मतलब कई देश ऐसे हैं या कई राज्य ऐसे हैं जहां फैमिली बड़ा है और कई देश और कई राज्य ऐसे भी हैं जहां फैमिली छोटा है। तो इस तरह से हम क्या करें, आप कहीं के लोग हेल्थ कॉन्शियसनेस ज्यादा रखते हैं, जैसे वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस ज्यादा हैं, और कहीं के लोग कम हैं हेल्थ को लेकर कॉन्शियस। तो इस तरह से ये चीजें क्या कर रही है, बिजनेस को प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रभावित कर रही है। एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड क्या है, किसके प्रति, वर्क के प्रति, काम करने के प्रति या अपने कैरियर को लेकर, उनका एटीट्यूड क्या है, सेविंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, यानी बचत को लेकर और विनिमय को लेकर क्या क्या उनका एटीट्यूड है। तो इस तरह से हम, तो ये है सोशल फैक्टर जो क्या कर रहे हैं, बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। तो इनका हम एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो भी प्रेजेंट में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, जैसे अवेलेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इन सब के बारे में हमको क्या करना है, एग्जिस्टेंस, अवेलेबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करना है, इनका ऑब्जर्वेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, इवैल्यूएशन करना है कि टेक्नोलॉजी, ये तकनीकी कारक जो बिजनेस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इनका भी एनालिसिस हमको क्या किसमें करना होता है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में। नेक्स्ट देखिए लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर क्या होते हैं? लीगल फैक्टर जैसे गवर्नमेंट कोई रूल बनाई है, जैसे कंज्यूमर लॉ बना है कि उपभोक्ता अपने उपभोक्ता सामान खरीदते समय क्या कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंज्यूमर लॉ है। इससे क्या होगा, बिजनेस जरूर प्रभावित होगा। कॉपीराइट लॉ, अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं है तो वो प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते, या आपके पास कॉपीराइट नहीं है तो दूसरा क्या कर सकते हैं, वो उस प्रोडक्ट को आप नहीं बेच सकते। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इस तरह के कई लॉ हैं ऐसे जो क्या करते हैं, बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट लॉ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉ। तो इससे हम हट के काम नहीं कर सकते, इससे कोई भी बिजनेस इन लीगल फैक्टर को अवॉइड नहीं कर सकता। अगर अवॉइड करता है तो कस्टमर भी क्या कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट लेने से इनकार कर सकते हैं, एम्प्लॉय उसका काम करने से इनकार कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, बिजनेस प्रभावित होगा। तो हमको लीगल फैक्टर को भी ध्यान में रखकर क्या करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इस तरह से नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपके दोनों आ जाएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ। जो एक्सटर्नल फैक्टर है और इंटरनल फैक्टर, जैसे कि इंटरनल फैक्टर में जो प्लान, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज जो है, टेक्नोलॉजीज है, रॉ मटेरियल्स है, कैपिटल है जो कंपनी का। तो इस तरह से ये सारी इंटरनल फैक्टर क्या करते हैं, इनका भी स्टडी करना आवश्यक होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस के। इनका स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू। और एक्सटर्नल फैक्टर में माइक्रो एंड माइक्रो में आ जाएगा आपका कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर। तो इनका भी स्टडी हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं। तो इस तरह से ये रहा हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस। अब हम पढ़ेंगे SWOT एनालिसिस के बारे में। SWOT एनालिसिस में हम देखेंगे एन इन्वायरमेंटल एनालिसिस इज यूजुअली कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ एन एनालिसिस ऑफ SWOT। जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है वो यूजुअली, ये जनरली किससे कंडक्टेड है, पार्ट ऑफ एन एनालिसिस ऑफ SWOT। SWOT एनालिसिस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट को सही रास्ते पे या सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं।
तो बिजनेस के इन्वायरमेंट का स्टडी करना और उससे पहचानना कि कौन सा फैक्टर हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, वही इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, यानी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे स्वॉट एनालिसिस के बारे में कि स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट यस फॉर क्या स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ हम इनको दो भागों में बांट दिए हैं। जो स्वॉट है, स्वॉट को दो भागों में यस और डब्ल्यू, जो ये है वो क्या है, इंटरनल असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो ओ और टी है वो क्या है, एक्सटर्नल असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बाह्य है और ये क्या है, आंतरिक कारक है। कैसे है कि आंतरिक इन्वायरमेंट का जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, जो शक्तियां और कमजोरियां होती हैं, वो हमारे इंटरनल फैक्टर है। कैसे इंटरनल फैक्टर है, किसी भी व्यक्ति की जो भी शक्तियां हैं, जैसे हमारी शक्ति है कि हम लिखने में बहुत अच्छे हैं, तो लिखने में बहुत अच्छे, ये हमारी शक्ति है। और जो हमारी कमजोरी है वो क्या है कि हम पढ़ नहीं पाते। तो इस तरह से दो चीजें हैं, तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कमजोरियां, यानी हम कमजोरी कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, इस कमजोरी को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, यानी पढ़ के और कोशिश करके और पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, अपनी वीकनेस को दूर कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ को, यानी लिखने में बहुत अच्छे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है स्वॉट एनालिसिस में, क्या करता है, स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ हम जानेंगे। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, वहां की प्रोडक्शन क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो पर्याप्त मात्रा में होता है। वहां स्किल्ड वर्कफोर्स है, वहां के जितने भी एम्प्लॉइज हैं या मैनेजमेंट के सदस्य हैं वो क्या है, स्किल्ड हैं, मतलब उनके पास वेल क्वालिफिकेशन है अपने जॉब के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड मार्केट शेयर, जो उनका मार्केट शेयर है वो क्या है, बहुत अच्छा है, मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। यानी कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस क्या चाहता है, मार्केट शेयर बढ़ाना। बहुत सारे ऐसी कंपनियां, जैसे फॉरेन की कंपनियां हैं, तो वो इंडिया में आती हैं तो वो चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ाएं। तो इस तरह से उसका मार्केट शेयर भी अच्छा है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग, उसका जो फाइनेंसिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग है, जो उसके फाइनेंसिंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्तियां हैं। अब उसकी कमजोरियां देखते हैं, क्या क्या कमजोरियां हो सकती है। जैसे उसी एग्जाम्पल में उसकी कमजोरी हो सकती है कि आउटडेटेड फैसिलिटीज है, वहां पुरानी सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं दी जाती है वो बहुत पुरानी है, आउटडेटेड है, मतलब इस समय जो सुविधाएं दी जा रही है उससे कहीं पुरानी है। नीचे इनएडिक्वेट R&D, जो वहां का रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य है वो क्या है, इनएडिक्वेट है, अव्यवस्थित है। एडिक्वेट, कोई भी कार्य एडिक्वेट फॉर्म में होगा तो वो क्या होगा, सही होगा, समय के अकॉर्डिंग सही होगा। और अगर वो इनएडिक्वेट फॉर्म में है तो क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये हमारी कमजोरियों का पता लगाकर दूर करना ही क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, इन शक्तियां हैं जो, इनको और ज्यादा हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और कमजोरियां हैं जैसे ये ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी जो सही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। हमारी एक कमजोरी ये भी है ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, तो इसको भी हम दूर कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी रिप्लेस करें। नेक्स्ट है हमारा वीक मैनेजमेंट, जो वहां का मैनेजमेंट है वो क्या है, वीक है। वर्कफोर्स तो स्किल्ड है बट यहाँ का मैनेजमेंट क्या है, वीक है। तो इस तरह से ये कमजोरियां हैं, इनको क्या किया जा सकता है, बिजनेस ऑनर के द्वारा या टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। ये बिजनेस ऑनर कर सकते, जो स्वयं उद्योगपति क्या करते हैं, कारपोरेट प्लानिंग स्वयं उद्योगपति करते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। इस तरह उद्योगपतियों द्वारा इन पर एक्शन लेके इस वीक पॉइंट को भी दूर किया जा सकता है। इस तरह से हम नेक्स्ट आएंगे अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पे, जो एक्सटर्नल असेसमेंट है। अब इनमें हम क्या एनालिसिस करते हैं, अपॉर्चुनिटी में जैसे पॉसिबल न्यू मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि इनके लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नया मार्केट कौन सा पॉसिबल है। जैसे हम किस नया मार्केट जब तक नहीं ढूंढेंगे तब तक हम क्या करें, एक सीमित दायरे में रहेंगे। जैसे जैसे नया मार्केट ढूंढेंगे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरह से पॉसिबल न्यू मार्केट हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी,
किसी भी देश की इकोनॉमी क्या है, किसी भी राज्य की इकोनॉमी क्या है, ठीक। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इकोनॉमी है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। किसके अनुसार, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई या बैंक रेट में चेंजेस हुए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्ट्रांग इकोनॉमी बनाएंगे। नेक्स्ट है वीक मार्केट रिवेल्स, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो प्रतिद्वंदी है उनके कमजोरियों को हम पकड़ेंगे और क्या करेंगे, उनकी कमजोरियों को पकड़ के अपने जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट देंगे कस्टमर को, जिससे कस्टमर हमारे तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से हम मार्केट का जो कमजोर पॉइंट है उसको भी पकड़ेंगे कि मार्केट का कमजोर पॉइंट क्या है। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट, हम क्या करेंगे, जो हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग मार्केट है जहां हम पहले से हैं, जहां से हम पहले से बिजनेस कर रहे हैं उसका भी हम विकास कर सकते हैं। अवसर है हमारे पास, बहुत सारे अवसर हैं कि हम गिफ्ट देकर, फ्री सैंपल्स देकर, प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करके, अपने बिजनेस का प्रमोशन करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस, जैसे कि आप जानते हैं किसी भी बिजनेस की एक लाइफ साइकिल होती है। तो बिजनेस की लाइफ साइकिल होती है, पहले ग्रोथ करता है, फिर एक मैच्योरिटी स्टेज आता है, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन होने लगता है, जैसे उसके कंपटीटर ज्यादा आने लगते हैं या उस प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो जाता है तो वो डिक्लाइन होने लगता है। लेकिन अगर ग्रोथ करना है, इसी को ग्रोथ करना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नया मार्केट ढूंढेंगे, या उसी में ग्रोथ करना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे या अपने बिजनेस का प्रमोशन करेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट। तो ये है हमारे पास अपॉर्चुनिटी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है या इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई भी पॉलिसी अगर चेंज होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इस तरह से कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो ये पॉलिसी सब चेंज हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे, ना कि उसको हम कठिनाई के थ्रेड्स के रूप में लेंगे। वो अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि चेंज हो रही है तो हम कुछ अलग करें, उसी के अकॉर्डिंग कुछ अलग करें। टैक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाएं। तो ये हम कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में, जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू करते हैं कि हम सॉर्ट एनालिसिस के थ्रू करते हैं कि अपॉर्चुनिटी का पता लगाते हैं और मौका रहते ही उसका लाभ उठाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रेड्स, क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं। जैसे देखिए पहला, न्यू कंपटीटर्स का एक कठिनाई है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कोई कंपटीटर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ करने लगा, आपके नए नए कंपटीटर आ गए, आपकी कठिनाई, आपके पास क्या आ गई, कठिनाइयां आ गई। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनका क्या है, शॉर्टेज है आपके पास, ये भी कठिनाई है, रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो गया। जैसे इस समय बाहर से कोई सामान नहीं मंगा सकते तो क्या है, रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, जिससे कस्टमर की डिमांड रहते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो क्या कर रहा है, बिजनेस को प्रभावित कर रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग मार्केट टेस्टेज, कस्टमर का डेली टेस्ट चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, उनकी डिमांड में चेंजेस होते हैं। तो इस तरह से जो मार्केट का टेस्ट चेंज हो रहा है वो भी एक तरह की कठिनाई है। आज हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया, कोई प्रोडक्ट बना दिया और कल उसका टेस्ट चेंज हो गया, कल कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट व्यर्थ हो जाएंगे। तो ये एक तरह की कठिनाई है, कठिनाइयों से हम दूर नहीं भाग सकते, कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी। अब उसको कैसे कम करना है, कैसे उसको रिड्यूस करना है, उसका समय रहते कैसे एनालिसिस करके, स्टडी करके हमको दूर करना है। नेक्स्ट न्यू रेगुलेशन, नए नए जो रूल रेगुलेशंस आते हैं, जैसे नए नए रेगुलेशंस आते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ आ जाता है, कॉपीराइट लॉ आता है, तो इस तरह से कंज्यूमर लॉ, तो ये सारे रूल रेगुलेशन क्या करते हैं, बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो इनका भी समय रहते स्टडी करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये रहा हमारा स्वॉट एनालिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।